वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। आज हो गया है आपका हिंदी का पेपर। सभी बच्चे बहुत रिलैक्स हो गए होंगे। तो ये भेजा है एक बच्चे ने पीडीएफ बना करके अपना पेपर। तो इसका जो कोड है वो है 801 AB। तो जिनके पास ये पेपर है AB और जिसका कोड है 801, उसके उत्तर इसमें दिए गए हैं। आप मिलान कर लें कि आप जो करके आए हैं वो कितना सही करके आए हैं। वैसे हिंदी का पेपर बहुत ही अच्छा आया था। जो 801 ये AB कोड है, तो जो ये पेपर है मेरे पास, ये जो मैंने देखा तो बहुत ही अच्छा था। अगर बच्चों ने नियमित वीडियो देखी होगी तो उन्होंने बहुत अच्छा ये पेपर किया होगा, क्योंकि जो 10th की प्लेलिस्ट थी उसमें सब कुछ, जितना कुछ इस पेपर में आया है सब कुछ पढ़ा दिया गया था। तो जिन बच्चों ने प्लेलिस्ट देखी होगी, वीडियो को देखा होगा, तो उनका बहुत ही अच्छा पेपर गया होगा। बहुत से बच्चों ने कमेंट भी करके बताया है कि हमारा पेपर बहुत ही अच्छा गया है। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है जब बच्चों का पेपर बहुत अच्छा जाता है। लगता है कि हाँ, हम जो मेहनत कर रहे थे वो हमारी वसूल हो गई। ये है 2022 का पेपर हिंदी का। देखिए, जैसे कि आपको बताया गया था 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। पूर्णांक है इसका 70 और प्रारंभ में ही 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ये आपको पहले ही बता दिया गया था कि बच्चों आपको 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के भी दिए जाएंगे। पहला प्रश्न आया था कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना। तो इसमें जो सही था वो था गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो जिन्होंने ये टिक लगाया है उनको 1 नंबर मिल जाएगा, उनका 1 नंबर पक्का है। दूसरा प्रश्न आया था निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए, सेवा सदन। सेवा सदन किनका है? प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद जी की है ये सेवा सदन। ठीक है, प्रेमचंद जी की रचना है सेवा सदन। ये चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त के लेखक हैं कौन? जयशंकर प्रसाद। अगर आपने जयशंकर प्रसाद लिखा है, सेवा सदन का प्रेमचंद लिखा है, तो आपका उत्तर है सही। बर्फ की गुड़िया। ठीक है, बर्फ की गुड़िया, इसके लेखक हैं जयप्रकाश। ठीक है, जयप्रकाश, जयप्रकाश भारती, जयप्रकाश भारती। बर्फ की गुड़िया के अगर आपने लिखा है लेखक का नाम जयप्रकाश भारती, तो आपका ये उत्तर सही है। जो बच्चे नियमित वीडियो नहीं देखते हैं या जिनके पास ये फ़ोन नहीं है, तो उनको तो ये वीडियो मिलती ही नहीं है, तो उनको पता ही नहीं चलता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से जिसका एक बच्चे का पेपर है, तो देखिए उसने पेपर पे ही ये लिख दिया है आंसर। तो इस तरह से आपको आंसर नहीं लिखना है पेपर पे। कल भी बताया था कि आपको कोई भी आंसर पेपर पे नहीं लिखना है। ये भी लिखा है शायद गलत, महादेव नहीं है, ये है अतीत के चलचित्र। ठीक है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। ठीक है, महादेवी वर्मा की रचना है अतीत के चलचित्र। तो अगर आपने महादेवी वर्मा का नाम लिखा है तो आपका उत्तर ये सही है, महादेवी वर्मा, अतीत के चलचित्र। अगला प्रश्न था कलम का सिपाही में किस साहित्यकार का जीवन परिचय है? तो आपको पता ही कि कलम का सिपाही किसका है? प्रेमचंद जी का। ठीक है, प्रेमचंद जी के जो बेटे हैं अमृत राय, उन्होंने अपने पिताजी की जीवनी लिखी है और जिसका नाम दिया है कलम का सिपाही। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा था किस साहित्यकार का जीवन परिचय है, तो इसका सही उत्तर है प्रेमचंद। किसी एक कहानी एकांकी लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए, एकांकी आप 9th में भी पढ़ चुके थे, तो आपको याद ही होगा। अगर आपने लिखा है राम कुमार वर्मा दीपदान, जिन्होंने लिखी, उदय शंकर भट्ट नए मेहमान। ठीक है, तो जो भी आपने लिखा होगा, अगर वो एकांकी, अगर आपने राम कुमार वर्मा लिख दिया है या उदय शंकर भट्ट लिख दिया है, तो ये भी उत्तर आपका होगा सही। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन हैं? तो आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं कौन? विष्णु प्रभाकर। इन सब प्रश्नों का आपको रिवीजन करा दिया था, वीडियो बना करके आपको दे दी गई थी। जिन बच्चों ने देखी है उन्होंने सारे ही प्रश्नों का उत्तर सही लिखा होगा। अगला प्रश्न है छायावाद की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ। छायावाद की भी 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ आपको समझाई गई थी। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ होती हैं जैसे सौंदर्य भावना है, प्रकृति का मानवीकरण है, रहस्य भावना है, चिंतन की प्रधानता है, नैराश्य की भावना है, व्यक्तिगता की प्रधानता है। अगर इनमें से आपने 2 लिखी होंगी तो आपका उत्तर सही होगा और आपको मिलेंगे 2 अंक। रीतिकाल की भी प्रमुख प्रवृत्तियाँ आपको समझाई गई थी। रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ आपको बताया था कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ होती है रीति ग्रंथों का निर्माण, रस श्रृंगार रस की प्रधानता, ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा। ठीक है, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण, आश्रयदातों की प्रशंसा,
और कला पक्ष की प्रधानता, इस तरह से अगर आपने लिखी हैं कोई 2 विशेषताएं तो आपको मिलेंगे पूरे 2 अंक। अगला प्रश्न है, किसी एक प्रगतिवादी कवि का नाम लिखिए। प्रगतिवादी कवि बहुत सारे कवि हैं, नागर अर्जुन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, रामधारी सिंह दिनकर है, शिव मंगल सिंह सुमन है। अगर इनमें से आपने कोई नाम लिखा है तो आपको मिलेंगे पूरे अंक। और भी आप कोई नाम लिख कर आए हैं तो आप जानकारी ले लें, किताब में से देख लें कि ये प्रगतिवादी कवि है या नहीं है। अगर आपको उत्तर नहीं मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आप प्रगतिवादी कवि ये लिख कर आए हैं, तो वो उसमें आपको कमेंट का जवाब दे दिया जाएगा कि हाँ ये प्रगतिवादी कवि हैं या नहीं हैं। ठीक है, साथ ही आपको समझाया गया था कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस तरह से गद्यांश आता है 6 नंबर का। और जो कुसंग का ज्वर है, वो कुसंग का ज्वर बहुत बार परीक्षा में आया है, बार बार आता है। तो देखिए आ गया, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ये तो आपने सही से कर ही दिया होगा। ठीक है, गद्यांश का संदर्भ लिखना था, रात ही बताया था इसका संदर्भ। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक हैं और मित्रता पाठ से लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी और उपयुक्त गद्यांश में युवा पुरुष की संगति के संबंध में लेखक ने क्या बताया है ये भी आपने कर दिया होगा अच्छी तरह से, अगर आपने वीडियो को देखा है। मित्रता पाठ 2 बार बहुत अच्छी तरह से समझाया गया था। और दूसरा जो गद्यांश है ये आया है आपका अजंता से, जिसके लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, कल ही आपको वीडियो बनाकर बताया था कि आप मित्रता पाठ को जरूर याद कर लें। ठीक है, तो अगर आपने एक पाठ भी याद कर लिया होगा तो आपको एक अथवा में करना था। तो कुसंग का ज्वर आपको बता ही दिया था कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिन बच्चों ने कुसंग का ज्वर कर रहा होगा या जिन्हें याद नहीं होगा तो आपने ये दूसरा किया है जो भी आपसे पूछा गया है। अगर आपने इसका लेखक का नाम लिखा है कि भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, और पाठ का नाम है अजंता, तो आपको पूरे मिलेंगे 2 अंक। इस तरह से आपने संदर्भ में पाठ का नाम अजंता लिखा होगा और डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय लिखा होगा तो आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या आपने कर ही दी होगी। पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया है गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो पहाड़ों में गुफाओं की रचना करने के उपरांत उनकी दीवारों और खंभों को सजीव चित्रों के द्वारा जीवंत बनाया गया है, इस तरह से आपको लिखना था। ये पाठ भी जो तुलसीदास जी का है ये आपको प्लेलिस्ट में समझाया था कि सुनी सुंदर बैन सुदारस साने सयानी जानकी भली, तिरछे करे नैन सैन तिने समझाई कच्ची मुस्काई चली। इसमें बताया था कि इसमें कौन सा रस है, इसमें हास्य रस है। ठीक है, रस भी बता दिया था कि इसमें हास्य रस है। और ये भी बताया था कि तुलसीदास और सूरदास का पाठ बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लिए। जिन्होंने बच्चों ने देखा होगा तो उनके अच्छे अंक आएंगे और अच्छे से लिख के आएंगे, तब भी आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। प्लेलिस्ट में ये पाठ भी आपको समझा दिया गया था। रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम, ये आया है स्वदेश प्रेम से। ठीक है, स्वदेश प्रेम, और इसके जो कवि हैं कौन हैं, वो हैं रामनरेश त्रिपाठी, रामनरेश त्रिपाठी। ठीक है, अगर आप ये लिख के आए हैं स्वदेश प्रेम और रामनरेश त्रिपाठी तो आपको मिलेंगे पूरे 2 अंक। जो बच्चे लिख कर आए हैं तुलसीदास जी का जो ये पाठ है कि सुनी सुंदर बैन सुदारस साने सयानी जानकी भली, इसका अर्थ देख लीजिए आप क्या लिख कर आए हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गांव की स्त्रियां ये अब जान करके कि राम जी और सीता इधर ही चले आ रहे हैं लक्ष्मण जी के साथ में, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गांव की जो स्त्रियां हैं ये अमृतमयी बाणी सुनकर जानकी समझ गई कि ये स्त्रियां बहुत ही चतुर हैं। ठीक है, ये वहाँ का वर्णन है। जो बच्चे ये लिख कर आए हैं सुनी सुंदर बैन सुदारस साने, वो जान लो कि इसमें कहाँ का वर्णन है। यहाँ पर इसमें वहाँ का वर्णन है जब ये वनवास को जाते हैं राम, सीता और लक्ष्मण। ठीक है, तो जो गांव की औरतें हैं वो जानना चाहती हैं कि जो तुम्हारे साथ में चल रहे हैं, जो इन 2 हैं, एक राम है एक लक्ष्मण है, तो इनमें से तुम्हारे पति कौन से हैं। तो उनकी बातें सुन करके वो जो सीता जी हैं वो समझ जाती हैं कि ये स्त्रियां बहुत चतुर हैं, घुमा फिराकर प्रभु से मेरा संबंध जानना चाहती हैं। अतः उन्होंने मर्यादा का पालन करते हुए संकेतों के द्वारा ये बता दिया कि अपने
नेत्र तिरछे करके, इशारा करके उन्होंने कुछ समझा करके सीता जी मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस अवसर पर वे स्त्रियां उनके दर्शन को स्वयं का लाभ मानकर राम की ओर टकटकी लगाते हुए देखती हुई ऐसी शोभा पा रही थी मानो मानो अनुराग तड़ाग में भानु उदय विकसी मनो मंजुल कंज कली, मानो सूर्योदय होने पर प्रेम के तालाब में सुंदर कमल कलियां खिल उठी हूँ। अगर आपने इस तरह से ये अर्थ लिखा है तो आपको मिलेंगे पूरे अंक। ये वाला लिखा है सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। तो ये पाठ है राम नरेश त्रिपाठी जी का स्वदेश प्रेम। इसमें लेखक ने कवि ने बताया है कि वास्तविक प्रेम वही कहलाता है जिसकी परिणति आत्मत्याग पर होती है, अर्थात सच्चा प्रेम आत्मत्याग पर निर्भर होता है। इस सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों का भी बलिदान करना पड़े तो हमें प्रसन्नतापूर्वक कर देना चाहिए, क्योंकि बिना त्याग के प्रेम जो है प्राणहीन है। तात्पर्य यह है कि सच्चे प्रेम के लिए त्याग की भावना बहुत ही आवश्यक होती है। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है अमल असीम त्याग से विलसित आत्मा के विकास में जिसमें मनुष्यता होती विकसित। देश प्रेम एक ऐसा पवित्र भाव है जो निर्मल है और उसमें त्याग की जो भावना होती है वो सुशोभित होती है। इसीलिए देश प्रेम की शोभा निर्मल त्याग पर होती है। इसलिए मानवता को विकसित करने के लिए देश प्रेम सबसे जरूरी है, आवश्यक है, परम आवश्यक है। इस तरह से आपने लिखा है तो आपको मिलेंगे पूरे अंक। इसमें लिखनी थी आपको किसी एक लेखक की जीवनी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। रात ही जो वीडियो आपको दी गई थी, जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको करने थे, रिवीजन जो कराया गया था, तो उसमें आपको बता दिया था कि जो पहला पाठ है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको आप जरूर कर लीजिए। देखिए, अगर आपने पहले पाठ को याद किया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी भी आ गई और मित्रता पाठ में से ही आपको गद्यांश का भी मिल गया। ठीक है, कुसंग का जो है सबसे भयानक होता है। इसी तरह से बता दिया था कि सूरदास, तुलसीदास, ये जरूर याद कर लीजिए, उनमें से एक आ जाती है। तो देखिए आ गई, बिहारी जी की भी आ गई और मैथिली शरण गुप्त जी की भी आ गई। ठीक है, ये भी आपको समझाया था कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आएगा और पहला पाठ बहुत ज़रूरी है भाई, पहला पाठ तो करना ही चाहिए। देखिए कितना आसान सा ये आया है और बहुत ही सरल तरीके से आपको समझा दिया था। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्र स्थल अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत एत संस्कृत बागम्य से संस्कृत से आलोक सर्वत्र प्रसृत। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ है। मुगल राज दाराशिको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययन अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था और स तेषां ज्ञानेन प्रभावित अभवत। वह उसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि यत तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषाया कारित। उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। और ये भी बता दिया था कि वीर वीरेण पूज्यते, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। देखिए श्लोक जो आया है अर्थ के लिए, वीर वीरेण पूज्यते से आ गया है बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजय। और बच्चे क्या करते हैं, इसको बहुत ही आसान सा श्लोक समझ करके इसको याद कर लेते हैं कि श्लोक में हम इसको लिख देंगे। हमने पहले ही बताया था कि भाई अगर मान लो वो अर्थ के लिए आ गया तो लिखने के लिए आ गया अनुवाद, तो आप उसको नहीं लिख सकते हैं। आपको बताया था ना कि अगर कोई श्लोक अगर आ गया है लिखा हुआ तो आप उसको नहीं लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 के उत्तर में जैसे लिखा है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। और ये श्लोक बहुत आसान है याद करने में, तो बच्चे ये याद कर लेते हैं और ये लिख कर भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं लिखना था। अगर ये आया है अर्थ लिखने के लिए तो आपको ये नहीं लिखना है। ठीक है, आपको करना था कंठस्थ। इसीलिए हमने पहले ही बताया था कि कम से कम 3 श्लोक आप याद करके रखिए। अगर एक अर्थ के लिए आ जाता है तो 2 आपके याद के रह जाएंगे, जिससे आप ये प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिख सकें। अगर इसका अर्थ लिखना था तो बहुत ही आसान था। क्या था इसका उत्तर? इसका आपको लिखना था अनुवाद। ठीक है, क्या लिखते हैं अनुवाद में? बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजय, है ना। बंधन हो अथवा मृत्यु हो, जय हो अथवा पराजय हो, उपयत्र समो वीर वीरः वीर भावो ही वीरता। ठीक है, वीर पुरुष दोनों ही स्थितियों में समान रहता है, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने थे। ठीक है, वाराणसी कस्य भाषाया केंद्र अस्ति, तो कस्य की जगह आपको लिखना था संस्कृत भाषायाम चंद्रशेखर कह आसीत। तो आपको कह की जगह क्या लिखना था?
चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी युवक आसीत। अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृति मूले किमस्ति। इसमें लिखना था आपको कि भारतीय संस्कृते मूलम विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एक एव अस्ति। पुरुराज केन सह युद्धम अकरोत्। तो पुरुराज ने किसके साथ युद्ध किया था? तो केन की जगह आपको लिखना था अलछेन्द्रेण सह तो लिखा ही हुआ है, तो सिर्फ वही लिखना था अलछेन्द्रेण। सारे प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझाए थे प्लेलिस्ट में कि किस तरह से आप सरल तरीके से प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ये भी आपको पढ़ाए करुण रस, हास्य रस, ठीक है, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, सोठा, रोला, ये आपको बता ही दिया था कि ये 6 अंक आपके बिल्कुल पक्के हैं। अगर आपने करुण रस, उपमा, सोठा ये सब एक एक भी याद कर लिया, क्योंकि एक आता है अथवा में, ठीक है। तो जिन्होंने करुण रस, हास्य रस इनमें से एक करा है तो वह 2 नंबर पक्के हैं। उपमा अथवा उत्प्रेक्षा करा है तो उसमें भी 2 अंक पक्के हैं। और सोठा, रोले में से कोई एक करा है तो उसके भी 2 अंक बिल्कुल पक्के हैं। अगर उन बच्चों ने कक्षा 10 की जो प्लेलिस्ट है उसको देखा होगा ध्यान से, रस की, छंद की, अलंकार की, सबकी वीडियो देखी है, तो ये 6 अंक आज आपने बिल्कुल पक्के पा लिए होंगे। ये देखिए, पहले ही बता दिया था कि ये नवा प्रश्न है और जो है किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाना है, ये समझाया था ना। देखिए पूरा आ गया है। अनु से आप एक उपसर्ग से एक शब्द, कुछ भी आपने पता नहीं क्या बनाया होगा, आप बताइए लिख के कि आप इसमें क्या बना के आए हैं कमेंट बॉक्स में। जैसे अनु से अनुमान बना सकते थे, ठीक है, परि से परिणाम, और अभि से अभिकर्ता, अप से अपमान, सु, देखिए सु मैंने ही बताया था कि सब सु आए तो मेरा नाम ही चाहे लिख दीजिए, सुनीता लिख दीजिए या सुमन लिख दीजिए। मुझे आशा है कि सभी बच्चों ने लिख दिया होगा। अधि से भी बताया था कि ये आता है बार बार। अधिकार भी बताया था कि पन आए तो कैसे लिखना है, बचपन, ठीक है। आई आए तो कैसे, पढ़ाई, बटाए तो सजावट, हटाए तो आहट, ता आए तो मानवता, ठीक है। ये आपको पूरे बहुत ही अच्छे तरह से समझाए थे। ये भी समास भी विग्रह करना आपको रात भी रिवीजन में से बताया था कि अगर बीच में डैश आता है तो कुछ नहीं करना, डैश वाले में को समझ लेना कि ये द्वंद्व समास है, और बीच में क्या लिख देना था और, ठीक है। पाप और पुण्य, नवरत्न, जिसमें गिनती आए वो होता है द्विगु समास, ठीक है। जैसे तिरंगा है, इसमें भी द्विगु समास। और ये जलवायु, जल और वायु, द्वंद्व समास। आसान आए तत्सम शब्द, ठीक है। कपूत को तत्सम शब्द में लिखना था कुपुत्र, ठीक है। इस तरह से कुपुत्र आपको लिखना था। अगर आप लिख कर आए हैं तो पूरे अंक मिलेंगे। कुएं का कूप लिखना था कूप। जीर्ण का इस तरह से जीर्ण लिखना था। दूध का दुग्ध लिखना था, ठीक है, दुग्ध। तत्सम शब्द आपको समझाए गए थे। तत्सम शब्द तो उसमें बताया था कि अगर ना आता है तो आपको तत्सम बनाने के लिए क्या कर देना है, ना का ना कर देना है, तत्सम बन जाएगा चरण। इस तरह से देखिए 2 शब्दों के पर्यायवाची आपको लिखने थे। तो अग्नि का देखिए कितना आसान सा लिख सकते थे आप। अग्नि का आप आग भी लिख सकते थे, आग। और पावक, अगर आपने अग्नि का पर्यायवाची लिखा है अनल, पावक, ज्वाला, हुताश, प्रसानु, वैश्वानर, ये अग्नि के पर्यायवाची हैं शब्द। तो अगर इनमें से लिखा है तो आपको मिलेंगे पूरे अंक। आम का आप आम्र और रसाल भी लिख सकते थे। और किनारा, किनारे का तत्सम शब्द तट है, कूल है। और पक्षी का आप विहंग, विहंगम, खग, द्विज, इस तरह से पर्यायवाची अगर आपने लिखे हैं तो आपको मिलेंगे पूरे अंक। संधि की प्लेलिस्ट में बहुत ही अच्छी तरह से ये संधि आपको समझाई गई थी कि किस तरह से आपको लिखना है। यण संधि कल भी बताया था कि आपके कोर्स में यण संधि आएगी। तो भाई यण संधि आपने नाम तो लिख ही दिया होगा कम से कम, अगर कल की वीडियो आपने देखी है तो आपने यण संधि बहुत अच्छे से लिख दी होगी। और बच्चों को ये यण संधि बहुत अच्छी तरह से समझाई गई थी। जो नियमित वीडियो देखते हैं या जिन्होंने संधि की वीडियो देखी होगी तो वो बहुत अच्छे से करके आए होंगे, ऐसी मुझे विश्वास है। जैसे इसमें लिखना था संधि विच्छेद करना था तो लिखना था प्रति एक, ठीक है, प्रति एक। अगर आपने लिखा है प्रति एक तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यण संधि इसमें क्या करना था, पित्राज्ञा, इसमें लिखते पितृ आज्ञा, ठीक है, पितृ आज्ञा और यण संधि। यद्यपि आपको बताया था ना कि यद्यपि क्या बहुत बार आता है, ठीक है, संधि विच्छेद करने को। तो इसका लिखना था यदि प्लस अपि। और कौन सी संधि, यद्यपि। और प्रत्युत्तरम,
इसका भी ऐसे लिखना था, प्रति प्लस उत्तरम और यण संधि। मधु अथवा नदी के लिखने थे षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। शब्द रूप में आपको समझाया था कि बहुवचन, षष्ठी का जो बहुवचन का जो चिन्ह है वो आता है नाम। ठीक है, अगर आपने नाम को याद रखा होगा तो लिख दिया होगा मधु नाम, नदी नाम, फला नाम और मति नाम। ठीक है, नाम लगना था बस सब में। ठीक है, बता दिया था आपको कि षष्ठी के बहुवचन में नाम लगता है, नाम चिन्ह याद रखना, और जो भी शब्द रूप आपको लिखने को आए आप आराम से बना दो। मधु नाम, नदी नाम, फल नाम, मति नाम, इस तरह से सबको लिखना था। मधि का लिखना था मधु का मधु नाम, नदी का नदी नाम और फल का फला नाम और मति का मति नाम। निम्नलिखित में से किसी एक की धातु, लकार तथा पुरुष और वचन बताना था। इसमें आपको करना था धातु का नाम, तो आप धातु लिखते पठ। ठीक है, पठ क्या हुई, धातु हुई, पठ धातु। और आगे पूछ रहे थे लकार, तो लकार कौन सा है, तो इसमें लकार है लोट लकार। ठीक है, लोट लकार। पूछा धातु का नाम तो होगी पठ धातु, लकार पूछा तो लोट लकार। आगे पूछा था पुरुष, पुरुष बताइए, तो ये तम, तम का चिन्ह याद कराया था ना, किसमें आता है, मध्यम पुरुष का द्विवचन। इस तरह से देखिए, पुरुष पूछा है तो पुरुष था मध्यम पुरुष और वचन था द्विवचन। ए हसत, आपको पहले ही बताया था कि अगर आ लकार आता है तो आप इसमें लकार की पहचान कर लेंगे। हस आया है तो धातु कौन सी हो गई, हस धातु हुई। ठीक है, हस धातु हुई। और अगर आ लगा है तो कौन सा लकार हुआ, लंग लकार हुआ। याद है ना आपको, अगर आपने देखी होगी प्लेलिस्ट ये धातु रूप की, तो उसमें बताया था कि अगर आ लकार आता है तो लिखा जाए, समझ लेना कि ये लंग लकार है। अब यहाँ पर ये भी बताया था कि यहाँ पर देखिए जो लंग लकार के रूप होते हैं वो अपठत, अपठताम, अपठन आता है, लेकिन पहले प्रथम पुरुष में एक वचन में हलंत लगता है ता में और इसमें नहीं लगता है, तो ये बहुत बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो ये मध्यम पुरुष का बहुवचन है। क्या है ये, मध्यम पुरुष का बहुवचन। इसी तरह से अपठम, देखिए आ लगा है, लकार, लकार कौन सा होगा, लंग लकार होगा, धातु कौन सी होगी, पठ लगा है तो पठ धातु होगी। और ये जो ये लगा है माँ, इससे पहचान लेंगे कि ये उत्तम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, एक वचन। ये सब आपको चिन्ह की पहचान कराई थी हमने, अगर आपने देखा होगा तो बहुत अच्छे से आप करके आए होंगे, बहुत अच्छे अंक आपको मिलेंगे। इसी तरह से हसामी, हसामी में हस धातु है और आमी लगा है तो क्या हुआ, उत्तम पुरुष का एक वचन। और लकार कौन सा है, हस धातु है, लट लकार है, उत्तम पुरुष का एक वचन है। ये वाला वाक्य आपको पहले ही बताया था कि ये बहुत बार आता है परीक्षा में। ठीक है, तो समझाया भी था कि इसका अनुवाद बनता है वृक्षात पत्राणि पतंती, सभी सुखी हों। इसका बनता सर्वे भवन्तु सुखिनः, बालिकाएं खेल रही हैं तो बालिकाः क्रीडन्ति, क्रीडन्ति। ठीक है, ये अनुवाद भी आपको रिवीजन करवाए थे। आकाश को पुस्तक दो, आकाश पुस्तकम ददाति, आकाश को पुस्तक दो तो बनता आकाश है पुस्तकम देहि। इतने आसान आसान निबंध आए थे। स्वच्छ भारत अभियान, विज्ञान वरदान अभिशाप, प्रदूषण की समस्या और समाधान, स्वदेश प्रेम। ठीक है, देश प्रेम, इस पे आपने कर ही दिया होगा, बहुत ही आसान निबंध आए थे। और देखिए जनसंख्या वृद्धि, समस्या एवं समाधान, इस पे भी बहुत आसानी से निबंध लिखा जा सकता था। मुझे आशा है आप सबने लिख ही दिया होगा। ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि जहाँ पर जिस जिले में जो खंड काव्य निर्धारित है उसका एक प्रश्न करना है 3 अंक का, तो सभी बच्चों ने कर दिया था। ये हम पढ़ाए भी था। मुक्तिदूत खंड काव्य के प्रथम सर्ग की कथा वस्तु शब्दों में लिखिए या मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। ठीक है, ये सब बच्चों ने कर ही दिया होगा। और जहाँ जहाँ के जो भी ये खंड काव्य निर्धारित है तो सबने अपने अपने जिले का खंड काव्य किया होगा, ऐसी मेरी आशा है। अगर वीडियो को सही से देखा होगा बच्चों ने तो सबने अपने अपने ज़िले का ही जो निर्धारित खंड काव्य है वही किया होगा, क्योंकि जानकारी के अभाव में बच्चे क्या करते हैं, सभी खंड काव्य के थोड़े थोड़े उत्तर लिख देते हैं, जिससे उनके नंबर कट जाते हैं। ज्योति जवाहर से भी बताता है कि ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण लिखिए, ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। दोनों ही प्रश्न आ गए हैं इसमें, जिसमें से एक आपको करना था। अपने जिले के जो विद्यार्थी हैं उनमें बता ही दिया था उन बच्चों को कि नायक का चरित्र चित्रण जरूर करिए। देखिए सभी में नायक का चरित्र चित्रण जरूर आया है। एक प्रश्न आया है नायक का चरित्र चित्रण और एक आई है कथा वस्तु, तो 2 प्रश्न आप ये अगर करे होंगे तो बहुत अच्छे अंक आपको मिलेंगे। लिखने को आपको एक ही करना था। ठीक है,
तो अगर आपने दोनों याद कर लिए होंगे तो कुछ बच्चे ये करेंगे कि दोनों लिख के आए होंगे तो उन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया होगा। कोई बात नहीं, अब लिख दिया तो लिख दिया, लेकिन इसमें हमने समझा दिया था कि एक ही करना है। और ये भी बताया था कि सभी खंड काव्यों के नायक का चरित्र चित्रण जरूर आता है, आप जरूर कर लें। इसमें भी बता दिया था कि जो भी खंड काव्य है उसमें नायक का चरित्र चित्रण जरूर आता है। तो देखिए, नायक का चरित्र चित्रण और कथा वस्तु, 2 प्रश्न इसके महत्वपूर्ण है। एक करने को आता है, तो जिन बच्चों ने करा होगा वो अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। देखिए, मातृभूमि से भी सारांश आया है और उसके जो पात्र हैं, मुख्य पात्र, उसका चरित्र चित्रण आया। अग्र पूजा का भी जो खंड काव्य है उसके भी नायक का चरित्र चित्रण आया है और कथा वस्तु आई है। इसमें सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण कीजिए। तो सभी खंड काव्यों के जो नायक हैं उनका चरित्र चित्रण लिखने को जरूर आया, जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया था। तो ये थे आज के जो पेपर है हिंदी का, उसके उत्तर। मुझे आशा है कि सभी बच्चे इसी तरह से बहुत अच्छे से उत्तर लिख कर आए होंगे और बहुत ही अच्छे से अंक प्राप्त करेंगे और फिर अगले साल कक्षा 11 की पढ़ाई करेंगे, ऐसी मेरी शुभकामना है। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देख करके अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी अपने उत्तर जान ले कि वो क्या लिख कर आए हैं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में। आप करते रहिए अपने दूसरे पेपरों की तैयारी।